नमस्कार दोस्तों, हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पे मैं निखिलेश जैन आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मैं आपके लिए आज का जो वीडियो लेकर के आया हूं, ये वीडियो बेहद खास है। ये मुकाबला है गैरी कास्परोव का। गैरी कास्परोव का किससे? मशीन के साथ, मतलब कंप्यूटर के साथ, मतलब डीप ब्लू के साथ। ये मुकाबले बहुत फेमस हुए थे। सबसे पहले ये मुकाबले 1996 में खेले गए, जिसमें कास्परोव ने डीप ब्लू को 4-2 से पराजित कर दिया। और वो बहुत ऑब्वियस था, कास्परोव वर्ल्ड चैंपियन थे और उस समय तक ये भरोसा नहीं किया जा सकता था कि कोई कंप्यूटर भी जो है वो इंसान को हरा सकता है, मतलब वर्ल्ड चैंपियन को हरा सकता है। लेकिन 1997 में डीप ब्लू ने कास्परोव को 3.5 से हरा दिया। मतलब एक गेम ज्यादा जीता यहां पर डीप ब्लू ने और पराजित किया गैरी कास्परोव को। अब ये जो मुकाबला हुआ उसका सबसे पहला मुकाबला मैंने चुना है सबसे पहले आपको दिखाने के लिए, और इसमें आपको दिखेगा कि कैसे कास्परोव ने मशीन के खिलाफ एक अलग स्ट्रेटजी बनाई और उस पर सफलता अर्जित की। तो आइए देखते हैं इस मुकाबले को। मुकाबला शुरू होता है नाइट F3 से। कास्परोव ने नाइट F3 खेला। सबसे पहली बात तो कास्परोव ने क्या किया इस गेम में कास्परोव ने चॉइस किया कि वो एक ऐसी ओपनिंग खेलेंगे जो इससे पहले कभी ना खेली गई हो। इसका क्या फायदा होगा? इसका फायदा ये होगा कि कंप्यूटर के पास जो डाटाबेस है वो डाटाबेस उसके काम नहीं आएगा, और यहाँ पर कंप्यूटर को अपने तार्किक डिसीजन लेने होंगे जो कि पोजीशन के हिसाब से लेने होते हैं। तो चलिए देखते हैं। नाइट F3 D5 किया यहाँ पर डीप ब्लू ने। कास्परोव व्हाइट से खेल रहे थे, डीप ब्लू ब्लैक से खेल रहे थे। G3 बिशप G4, तो कास्परोव ने खेला B3। हम सभी जानते हैं यहाँ पर कि रेटी सिस्टम है, तो यहाँ तक तो सब बिल्कुल लाइन के हिसाब से चल रहा है। इसके बाद कास्परोव धीरे धीरे जो है गेम को आउट ऑफ लाइन ले जाते हैं। नाइट D7 बिशप B2, E6 सो बिशप G2, नाइट GF6 सो कासल, C6 तो D3 बिशप D6 तो नाइट BD2, कासल तो H3। अब इस पूरी स्थिति का अगर जब भी आप आकलन करेंगे तो आपको अभी तक की जो स्थिति लगेगी, एक तो ये कि स्थिति कभी इससे पहले ये ओपनिंग खेली नहीं गई थी जब तक कि कास्परोव ने खेली नहीं। दूसरी बात ये कि अगर आप देखें इसके थोड़ी देर पहले तक, तो कास्परोव ने अभी तक सेंटर पर कुछ भी नहीं किया। आपने कोई भी पॉन सेंटराइज नहीं किए कि E4 खेला हो कि D4 खेला हो। मतलब कि सेंटर से देखिए यहाँ से यहाँ तक कोई भी पॉन जो है वो कास्परोव का नहीं है। तो इसका मतलब है कास्परोव ने अपने पॉन्स को इंटेंशनली जो है वो थोड़े पीछे रखा, और यहाँ से जो टेस्टिंग होती है खासतौर पर बिशप H5 और E3, ये पोजीशन जो है ये पूरी तरह से खेली ही नहीं गई थी इससे पहले। तो इसका मतलब हुआ कि जो कंप्यूटर था उसका डाटाबेस जो है एक प्रकार से यहाँ पे जीरो हो जाता है, और अब धीरे धीरे कास्परोव के जो डिसीजन है वो मायने रखते हैं। यहाँ पर H6 कास्परोव ने खेला, और इस H6 पर कमेंट करते हुए जॉन नन, जो कि दुनिया के दिग्गज ट्रेनर रहे और खिलाड़ी रहे, उन्होंने यहाँ पे कमेंट किया कि कास्परोव की ट्रिक जो है वो काम कर गई, और H6 एक तरह की वीकनेस क्रिएट की है कंप्यूटर ने, क्योंकि कंप्यूटर को भी यहाँ पर ने एक मूव खेला जो उसके लिए आइडियोलॉजिकली उसके लिए सोचने फ्यूचर में आ सकता है कि वो G5 खेल सकता है, क्योंकि आने वाले समय में कास्परोव की जो मूव है वो आपको दिखेंगे क्या होता है। कास्परोव ने खेला क्वीन E1। अब क्वीन E1 का आइडिया बड़ा डीप था। आइडिया क्या था कि इस नाइट को रिलीज करना है, नाइट को मूव करना है, और बदले में उसके बाद G4 पुश करके इस बिशप को जो है वो एक्सचेंज करना है। तो अब देखते हैं इसको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो आपका कंप्यूटर है वो पूरी तरह से लॉजिकल खेल रहा है। उसने बाकी के मोहरे निकाल लिए हैं, तो अब क्वीन को निकालने का समय आ गया, तो उसने क्वीन A5 यहाँ पर एक्टिवेट किया। ओके, कास्परोव ने खेला A3, इंपॉर्टेंट मूव। ओके, जरूरत पड़ने पे B4 से जो है इस क्वीन को किक भी किया जा सकता है। ओके, यहाँ पर कंप्यूटर खेलता है बिशप C7, और ये जो मूव था ये थोड़ा ऑड मूव था। शायद कंप्यूटर ने क्या उम्मीद की, जो कि कास्परोव ने भी एनालिसिस किया, कि शायद कंप्यूटर यहाँ पे सोच रहा था कि आने वाले समय में कास्परोव यहाँ पर E4 E5 कर सकते हैं, तो इसलिए एक प्रोफिलैक्सिस लेते हुए उन्होंने बिशप से क्वीन को सपोर्ट में डाला, और फ्यूचर में शायद अगर क्वीन को कोई समस्या जाए तो क्वीन इस रूट से भी जो है अंदर जा सकता है। ये भी एक आइडिया हो सकता था। खैर, यहाँ पर कास्परोव ने जवाब दिया नाइट H4। अब नाइट H4 आइडिया उनका वही है, G4 पुश करना है, उसके बाद नाइट इंटू G6 मारना है। ओके, तो यहाँ पर कंप्यूटर ने G5 खेल दिया। ये डेफिनेटली जो है लॉजिकली अगर प्रैक्टिकल कोई भी खिलाड़ी खेल रहा होगा तो ये बिल्कुल उसके मन में ये मूव नहीं आएगा, क्योंकि आप देखो कि जैसे ही आपने G5 किया है आपके डार्क स्क्वायर थोड़ा कमजोर हो गए और ये बिशप आपको ज़्यादा अच्छा लगने लगेगा। लेकिन कंप्यूटर बिल्कुल बेवकूफ़ बिल्कुल नहीं था, और उसके पास भी उसके लॉजिक हैं खुद के। तो यहाँ पर कंप्यूटर कास्परोव ने खेला नाइट H3 और कंप्यूटर इमीडिएटली खेलता है E5। मतलब इस बिशप को ना सिर्फ शट डाउन कर दिया बल्कि अपने पॉन से एक स्ट्रक्चर ले लिया। लेकिन E5 जैसा मूव जब आगे आता है
तो आप देखो कि F5 के स्क्वायर पर एक गड्ढा बन चुका है, यहाँ पर एक वीकनेस आ गई है F5 के स्क्वायर पर। और अगर ये नाइट, कोई नाइट यहाँ पर कभी पहुंच जाए तो ये डेफिनेटली जो ये विनिंग पोजीशन आ सकती है वाइट की, लेकिन इतना आसान तो है नहीं, कोई डायरेक्ट रूट तो दिख नहीं रहा। अब आप इसमें देखिए कि कास्परोव किस तरह से गेम को आगे ले जाते हैं। यहाँ पर कास्परोव ने E4 खेला और डेफिनेटली एक ह्यूमन के हिसाब से, एक वर्ल्ड चैंपियन के हिसाब से उन्होंने क्या किया कि F5 की जो वीकनेस थी उसको फिक्स कर दिया यहाँ पर। ओके, सो रुक F8 एंड नाउ कास्परोव खेलते हैं नाइट H2। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मूव था कास्परोव का। दरअसल कास्परोव क्या चाहते हैं यार, कास्परोव अपने इन दोनों नाइट को रीग्रुप करना चाहते हैं। कैसे? वो अपने क्वीन को C1 ले जाना चाहते हैं, देन रुक को E1, फिर ये जरूरत पड़ने पर ये जो नाइट है F1 पर आके E3 जाएगा और पीछे से ये नाइट आकर के यहाँ पर सपोर्ट देगा और F5 पर जाने के लिए एक सिस्टमैटिक प्रोसेस जो है उसको तैयार करेगा यहाँ पर। ओके, क्या खेला कास्परोव ने, उनके अपोनेंट ने, कंप्यूटर ने क्वीन B6। ओके, सो कास्परोव ने खेला क्वीन C1 अपने प्लान को कंटिन्यू करते हुए। एंड नाउ डीप ब्लू यहाँ पे खेलते हैं A5। अब डेफिनेटली डीप ब्लू का आइडिया है कि यहाँ से इस स्ट्रक्चर को जो है थोड़ा सा डैमेज किया जाए। ओके, और अब कास्परोव का जो अगला मूव आता है, कास्परोव खेलते हैं यहाँ पर रुक E1। तो जो अपना उनका प्लान है उस प्लान को कंटिन्यू कर रहे हैं कास्परोव यहाँ पर। ओके, बिशप D6, सो नाउ नाइट DF1 यहाँ पर खेलते हैं कास्परोव, और उनका जो प्लान है नाइट E3 और F5 जाने का उसको कंटिन्यू। ओके, नाउ D into E4, ये एक इंपॉर्टेंट मूव था डीप ब्लू की तरफ से, क्योंकि अब चूंकि नाइट C4 से हट गया है तो अब ये नाइट C4 जाकर के थ्रेट नहीं देने वाला है इनके अगेंस्ट, तो इसीलिए उन्होंने यहाँ पर कंप्यूटर यहाँ पर एक्सचेंज करता है। ओके, D into E4, नाउ बिशप C5, तो E3 के स्क्वायर पर जो है अगर आप डायरेक्ट आते हो तो जरूरत पड़ने पे बिशप इंटू E3 भी मारा जा सकता है, बट कास्परोव को यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है नाइट E3 पर आने में। ओके, एंड नाउ रुक D8। अब आप देखिए कास्परोव को F5 के स्क्वायर पर जाना है, पर पहले वो खेलते हैं नाइट HF1, तो मतलब अपने एक और पीस को यहाँ पर प्ले में लेकर के आते हैं। ओके, नाउ यहाँ पर डीप ब्लू ने जवाब दिया G4। ये जो मूव था मतलब कंप्यूटर यहाँ पर कुछ ना कुछ क्रिएट करना चाह रहा था, और ये जो मूव है ये सिर्फ कंप्यूटर मूव खेल सकता है। इसके पीछे जो लॉजिक है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग लॉजिक है, मतलब ये ऐसे नॉर्मल ह्यूमन को समझना मुश्किल होगा। दरअसल G4 आगे बढ़ के G5 का स्क्वायर खाली किया गया है, वो किसके लिए वो आपको 2 चाल के बाद देखेगा। लेकिन आप सोचिए कि ये इस तरह के मूव चलने पे कंप्यूटर का किंग जो है वो कमजोर पड़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद कंप्यूटर इस तरह के मूव खेलता है क्योंकि वहां पर उसको एक्टिविटी दिखती है। ओके, आगे देखिए क्या होता है, H4, नाइट इंटू G4, और यहाँ पर कास्परोव ने F3 खेला। शायद यहाँ पे नाइट G4, BG4 और इस तरह से खेलना बेहतर होता, जो कि बाद में एनालिसिस करते हुए खुद कास्परोव ने एक्सेप्ट किया। कास्परोव ने F3 खेला और उन्होंने नाइट इंटू E3, नाइट इंटू E3, और इसके बाद बहुत ही सरप्राइजिंग मूव कंप्यूटर खेलता है, जिसके लिए उसने G4, G5 जो है वो G5 को G4 पे सेक्रीफाइस किया था, और वो मूव था बिशप E7। ये बहुत ही हार्ड है किसी भी ह्यूमन के लिए सोचना कि इतने अच्छे डायगोनल पर बिशप को होने के बाद भी बिशप को यहाँ से हटा के कहीं और ले जाया जा रहा है, क्योंकि G5 का स्क्वायर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, किंग के करीब है, और 2 बिशप जो साथ में वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर हो जाएंगे। ओके, तो काफ़ी एक्सलेंट मूव इसको माना गया। कास्परोव ने खेला किंग H1, नाउ बिशप G5, सो नाउ रुक E2। अब ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट मूव था कास्परोव का, रुक E2 क्यों? ताकि जरूरत पड़ने पे अब जो ये क्वीन है इसको यहाँ पर लेके आया जाए, और फिर नाइट D5 जैसे थ्रेड तैयार रहेंगे क्वीन को एक्सचेंज करने के लिए, नाइट F5, तो अलग अलग तरीके से नाइट भी जो है वो फ्री हो जाएगा। ओके, यहाँ पर कंप्यूटर ने खेला A4, ओके, कास्परोव ने खेला B4, एंड नाउ यहाँ पर कंप्यूटर खेलता है एक और मूव जो कि बड़ा शॉकिंग था उस समय, वो था F5। मतलब किंग को पूरी तरह से ओपन कर दिया ताकि जो वाइट किंग है उसकी वीकनेसेस का फायदा उठाया जा सके, वाइट के जो कुछ पीसेस जो है थोड़े से फंसे हुए हैं उनका फायदा उठाया जा सके। कास्परोव तो कास्परोव थे, उन्होंने E into F5 मारा। ओके, कंप्यूटर ने E4 पुश किया, तो नाउ F4, और यहाँ पर अपना कास्परोव ने एक्सचेंज ऑफर कर दिया, जो कि मोस्ट लाइकली कंप्यूटर ने नहीं सोचा होगा। मतलब नॉर्मली कंप्यूटर कभी भी अपना बड़ा पीस किसी छोटे पीस के लिए नहीं देगा, और यही बात जो है ह्यूमन को कंप्यूटर से अलग करती है। यही कास्परोव ने साबित किया कि कुछ चालों में कि ह्यूमन ह्यूमन है और इंजन इंजन है, तो यहाँ पर इमीडिएटली जो है इंजन ने इसको एक्सेप्ट कर लिया। बिशप E2, इंजन चाहता तो यहाँ पर पहले बिशप F4, GF4 इस तरह से भी खेला जा सकता है मुकाबला, लेकिन ये जो पोजीशन थी, इस पोजीशन पे कास्परोव ने खेला बिशप, इन्होंने खेला बिशप इंटू E2, तो कास्परोव ने खेला F इंटू G5,
एंड नाउ यहाँ पर आप देख सकते हो कि h इंटू G5 मारना पॉसिबल नहीं है, वरना यहाँ पे नाइट D5 थ्रेट आ रहा है, क्योंकि आप देख सकते हो अगर आप मारोगे तो देन क्वीन G5 और ये G7 का स्क्वायर, आपको बिशप दिख रहा होगा, तो यहाँ पर गेम ओवर हो जाएगा। तो इसीलिए इंजन ने खेला नाइट E5। सो नाउ कास्परोव पुश करते हैं G6, जो कि कास्परोव का प्लान था इस पोजीशन में एक्सचेंज देके 2 पासपोर्ट निकालना किंग के पास। अब इसके बाद क्या हुआ, उन्होंने खेला बिशप F3। नाउ कास्परोव खेलते हैं बिशप C3। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट मूव है, क्योंकि कास्परोव ने एक प्रोफिलेक्टिक जो है उसको खेला। D2 का स्क्वायर जो है वो अपोनेंट को किसी भी कीमत पर अलाउ नहीं करना चाहते हैं, और आने वाले समय में उनका मेन आइडिया है इस क्वीन को इस क्वीन से एक्सचेंज करना और इन पॉन को स्ट्रेंथ करना। हालांकि अभी इतना मुश्किल नहीं था सोचना, मतलब दिक्कत नहीं थी कंप्यूटर को, क्योंकि अभी तक ये जो G5 का नाइट है, सॉरी E5 का नाइट, वो G6 के स्क्वायर को पकड़े हुए है, तो अभी ये पॉन पुश नहीं होते दिखते। लेकिन आगे देखिए क्या होता है। इन्होंने खेला क्वीन B5, तो कास्परोव ने खेला क्वीन F1, क्वीन इंटू F1, रुक इंटू F1, H5। सो नाउ किंग G1। एंड यहाँ पर इस पोजीशन पे एक्चुअली में अगर आप देखो तो कास्परोव का प्लान बहुत क्लियर है, क्योंकि अभी इस बिशप के साथ आपका ज़्यादा कुछ प्लान है नहीं, अभी आप अंदर भी नहीं आ सकते हैं। तो अभी आप किस तरह से मूवमेंट करेंगे, खासतौर पे अगर आप, जो कि कंप्यूटर ने कर दिया, उन्होंने पहले खेला किंग F8, बिशप H3 खेला, तो B5 एंड देन किंग F2। तो कास्परोव धीरे धीरे इंप्रूव कर रहे हैं और जो ब्लैक की चालें हैं उनको खत्म कर रहे हैं। और जैसे ही किंग G7 खेला, ये एक डुबियस मूव थी, गलत चाल थी, क्योंकि इसी मूव से नाइट जो है वो पिन हो जाता है और यहाँ पर कास्परोव को पुश करने के लिए मिलता है G4। ओके, ये बड़ा ही अजीबोगरीब पोजीशन था कंप्यूटर के हिसाब से, कि वो एक्सचेंज अप है लेकिन उसके पास मूव्स नहीं है जहाँ से वो कोई विनिंग मूव निकाल सके, और यही डिफरेंस है एक कंप्यूटर में और एक ह्यूमन में। ओके, किंग H6, नाउ रुक G1। सो ऑलमोस्ट G5 की तैयारी, और एक बार G5 आ गया तो गेम हो जाएगा, तो अपोनेंट को मारना पड़ा। H G4, बिशप G4, बिशप G4, नाइट G4, नाइट G4, रुक G4। यहाँ पे रुक D5 आए कंप्यूटर, बट कास्परोव ने पुश किया F5, F6, और यहाँ पर अगली चाल आई रुक D1, बट कास्परोव ने पुश किया G7 और मैच हो गया यहाँ पर ख़त्म। हालांकि एक चाल जरूर हो सकती थी, और वो चाल कंप्यूटर कास्परोव ने भी कही बाद में, रुक F5 हो सकती थी, लेकिन इस पे भी अगर कास्परोव किंग E3 खेलते तो अल्टीमेटली ये पोजीशन विनिंग आती, क्योंकि समथिंग लाइक जस्ट चेक, किंग E2, नाउ रुक इंटू C3, बिशप जाता, बट F7 पॉन पुश होने के बाद रुक D8 और G7 के बाद ये गेम जो है नहीं बचता। डेफिनेटली यहाँ पर ऐसे होता, रुक C2, किंग E1, रुक C1, किंग F2, थोड़ा मेथड लंबा था, रुक C2, किंग G3, रुक C3, सो किंग H4 एंड देन इवन रुक C1, सो G8 क्वीन, और ये फिर से मैनवरिंग होके जो है वो किंग निकल जाएगा अल्टीमेटली, और ये पोजीशन जो है वो विनिंग आएगी वाइट की। तो एक शानदार मैच कास्परोव का, जहां पर उन्होंने ओपनिंग से दिखाया कि किस तरह से वो ओपनिंग से डिफरेंसेस पैदा कर सकते हैं कंप्यूटर के खिलाफ। उसके बाद उन्होंने दिखाया जब उन्होंने एक्सचेंज सेक दिया कि किस तरह से कंप्यूटर को परेशान किया जा सकता है, और तीसरा उन्होंने ये भी दिखाया कि कैसे कभी कभी कंप्यूटर जो है वो अपने किंग की वीकनेस की भी जो चिंता है वो नहीं कर सकता। तो ये डिफरेंसेस थे। हालांकि इसी टूर्नामेंट में बाद में डीप ब्लू ने कास्परोव को 3.5 से पराजित करते हुए टूर्नामेंट जीत लिया था। तो एनीवे हिस्ट्री है, और हम आगे भी मैन वर्सेस मशीन में मुकाबले जो है वो देखते रहेंगे। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। देखते रहिए चेस इंडिया। चेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन, जय हिंद। तो उम्मीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आए होंगे। अपने सुझाव हमें जरूर दें, और याद रखें शतरंज की हर छोटी बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें चेस बेस इंडिया चैनल से। जी हाँ, चाहे वो खिलाड़ियों के इंटरव्यू हो या फिर वो खेल का विश्लेषण, चेस बेस इंडिया हमेशा आपके लिए खबरें लाएगा सबसे तेज सबसे जल्दी। सब्सक्राइब करें हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल को। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकॉन दबाना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि इसी से मिलेंगे आपको सारे नोटिफिकेशन। फेसबुक पर देख रहे हैं तो जरूर लाइक और शेयर